हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर 12 द रेनेसा। ओके, ये आईसीएससी क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 12 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में रेनेसा क्या होता है, इसके कौन कौन से कॉजेज थे कि ये रेनेसा हुआ, ठीक है, इसके इम्पैक्ट कौन कौन से पड़े, और मेनली इम्पैक्ट में हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन आर्ट, ओके, साइंस, लिटरेचर, इन सब पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ओके, तो ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं आज अपने इस टॉपिक में। इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे इस पूरे एक कंप्लीट वीडियो में। पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको ऐसे ही सारे अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था उस टाइम। एक सिस्टम चलता था, फ्यूडल सिस्टम। क्या चलता था? फ्यूडल सिस्टम। इसमें क्या होता है, तब लैंड होता है, जैसे कि लैंड है तो उसमें क्या है, डिवाइड कर देते थे किसके लिए, लैंडलॉर्ड्स को। ओके, और इस पे काम कौन करते थे, पीजेंट्स। ये एक एक्सप्लॉइटेशन टाइप का सिस्टम था, जिसमें पीजेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो मेडाइवल एज के टाइम पर क्या है, यही वाला सिस्टम क्या है, कम चल रहा था। कहाँ पर? यूरोप की एरियाज में, यूरोप में। फ्यूडल सिस्टम को हिंदी में हम लोग सामंती व्यवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामंती व्यवस्था भी कहते हैं। तो क्या हुआ, धीमे धीमे क्या है, ये फ्यूडल सिस्टम है, इसका क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेशन। क्या होने लगा? डिसइंटीग्रेशन। और जब इस सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन होने लगा, उसी टाइम से क्या है, एक नया एरा स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक नया टाइम स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? यूरोप में, जहाँ पे कई सारे न्यू चेंजेस आए। कैसे? सोशली और इकोनॉमिकली, ठीक है, बहुत सारे नए नए चेंजेस आए, इनको हम देखेंगे, ठीक है। और इसी को यूरोप में क्या है, मॉडर्न एरा कहा गया। मतलब मेडाइवल से मॉडर्न एरा का जो टाइम था, और जिससे नया ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, नया टाइम स्टार्ट हुआ, उस टाइम की शुरुआत हुई किससे, रेनेसां से, ठीक है। ये मॉडर्न एरा की शुरुआत हो जाती है किसमें, यूरोप में। तो ये तो क्या थी, इसकी बिल्कुल इंट्रोडक्शन था कि कैसे स्टार्ट हुआ, रेनेसां से क्या क्या हुआ, ठीक। लेकिन बताओ, कभी नहीं कह सकते हम लोग, बता नहीं सकते कि मतलब ये मिडिल एज थी। देखो 3 एज होती हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है एंशिएंट एज, एक होता है मेडाइवल एज, और एक होता है मॉडर्न एज। एंशिएंट से मेडाइवल और मेडाइवल से मॉडर्न। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि यही एक एग्जैक्ट टाइम था जहां से क्या है, मेडाइवल एज स्टार्ट हुई। यही एक एग्जैक्ट टाइम था जहां से मॉडर्न एज स्टार्ट हुई। ये क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, फेज बाय फेज। एक आपके मतलब पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, कीवर्ड्स जुड़ते जाते हैं, इवेंट्स अकर होते जाते हैं, और वहीं से क्या है, ट्रांजिशन पीरियड में ही क्या है, एक एरा से ट्रांजिशन हो जाता है न्यू एरा का। तो बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता डेफिनेटली बिल्कुल कि इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ मॉडर्न एज। वो कहानी क्या है, यहां पर भी है, ओके। लेकिन क्या है, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, वो क्या है, ऐसा बोलते हैं कि रेनेसां, मतलब जो अपना टॉपिक है, ओके, इसके साथ साथ डिस्कवरीज हुई जो 15th एंड 16th सेंचुरी में, एंड इसके साथ साथ रिफॉर्मेशन। 3 बात बोली मैंने, रेनेसां, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज इन 15th एंड 16th सेंचुरी, एंड रिफॉर्मेशन। इन तीनों को मिला के कहा जा सकता है कि यहीं से स्टार्ट हुई किसकी, मॉडर्न एज की, ओके। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ द रेनेसां अकर। और रेनेसां का मतलब कहां से ओरिजिनेट हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ठीक। अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ रेनेसां। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसां? रेनेसां एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। सो विल अंडरस्टैंड अबाउट डेफिनेशन ऑफ रेनेसां, ओके। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेनेसां वर्ड है ये आया कहाँ से है। तो जो रेनेसां वर्ड है ना, ये डेराइव हुआ है किससे, लैटिन वर्ड से। एक लैटिन वर्ड था रेनेस्केरे। क्या वर्ड था? रेनेस्केरे। वहां से डेराइव हुआ है क्या, रेनेसां, ओके। और रेनेस्केरे का मतलब क्या होता था? रेनेस्केरे का मतलब होता था द रीबर्थ, the rebirth of the freedom-loving thought which during the Middle Age had been fettered and imprisoned by religious authority. इसका मतलब होता है कि नए जो
फिर से पुनर्जागरण होना, फिर से क्या है, जीवन मिलना किसको, न्यू थॉट्स को। किसको, न्यू थॉट्स को, जो कैसे थॉट थे, फ्रीडम लविंग थॉट थे। कैसे थे, फ्रीडम लविंग थॉट। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया अब आपको, फ्यूडल सिस्टम था पहले मेडाइवल एज में, इसके साथ साथ एक और डोमिनेंस था मेडाइवल एज में, वो था रिलीजियस अथॉरिटी का। किसका, रिलीजियस अथॉरिटी का। मतलब जो प्रीस्ट वगैरह होते थे ना, उनके रूल्स वगैरह ही मतलब डोमिनेट किए जाते थे, उन्हीं को लोग को मानना पड़ता था, और जैसा वो कहते थे लोग वैसा ही करते थे। तो एक तरीके से क्या है, वो अपना दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था उनका, और जो मतलब उनके रिलीजियस प्रीस्ट या फिर जो भी फादर कह रहे हैं, क्योंकि यूरोप में क्रिश्चियन जो डोमिनेंस ज़्यादा थी, उनको क्या है लोग मानते थे। तो साथ में फ्यूडल सिस्टम और रिलीजियस अथॉरिटी क्या है, अपने फालतू के रूल्स, जिससे कि क्या है ये मतलब इनका डोमिनेंस स्टेब्लिश होता रहे, इसने क्या है लोगों को बिल्कुल एक डार्कनेस में, अंधकार में क्या है स्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन जब क्या है फ्यूडल सिस्टम समाप्त हुआ, इसके साथ रिलीजियस अथॉरिटी में भी क्या है उनके जो रूल्स रेगुलेशंस में भी कमी आई, लोगों ने इनको अस्वीकार करना शुरू कर दिया, और एक फ्रीडम लविंग थॉट का क्या है रिवॉर्न हुआ, रिवर्थ हुआ, और यहीं से क्या है स्टार्ट हुआ रेनेसां। ओके, तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रेनेसां, तो आप क्या बोलेंगे, एक न्यू स्पिरिट है ये। क्या है, दिस इज अ न्यू स्पिरिट where the rebirth of freedom loving thoughts are arised and the suppression of religious authority occurs। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि नए विचारों का आगमन हुआ, नए फ्रीडम थॉट्स आए, नए लोगों का क्या है इसमें क्या है आए, जिन्होंने क्या है लोगों को बताया दैट दिस इज रॉन्ग। जो बात हमेशा मतलब प्रीस्ट वगैरह कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर बात सही ही हो, कुछ लोग क्या है अपने एडवांटेज के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया तो जो पीजेंट वगैरह थे उनको भी क्या है फ्रीडम मिल गई, जिससे भी क्या है उन्होंने भी क्या है रेनेसां को क्या है सपोर्ट किया, और अल्टीमेटली ये जो फालतू के जो मेडाइवल जो एज के जो चल रहे थे फालतू के जो सिस्टम्स वगैरह, उनको क्या है समाप्त हुए, वो डिक्लाइन हुए, और एक नया एरा की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, ये तो हो गया पूरा इंट्रोडक्शन अपना किसका, रेनेसां का। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेन कॉजेस थे जिससे कि रेनेसां यहाँ आया। एक तो आपने देख लिया फ्यूडल सिस्टम, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉजेस थे जिससे क्या है रेनेसां की क्या है स्टार्टिंग हुई, और वहीं से क्या है स्टार्ट हुआ, और फिर इसने कई सारी चीजों पे क्या है अपना इम्पैक्ट डाला। सो अब हम देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेनेसां। ओके, सो सबसे पहला जो कॉज हुआ जो जिससे कि रेनेसां की क्या है स्टार्टिंग मानी जा सकती है, उसमें पहले नंबर का आपसे कोई कॉज पूछे, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज था वो था द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द टर्क्स। क्या कैप्चर हुआ, क्या एक जगह थी कॉन्स्टेंटिनोपल, किसके द्वारा, टर्क्स। मैंने बताया है आपको दिल्ली सुल्तानेत में ही, वहां से आप देख सकते हैं टर्क्स कौन थे, इनका इन्वेजन कैसे हुआ, ये सारा अपन लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये 7th आपकी क्लासेस में ही था, वहां से मैंने बता दिया था आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाके टर्क्स के बारे में डिटेल में जान लेंगे। तो क्या था ये कॉन्स्टेंटिनोपल, क्या है एक जगह थी, कहाँ पर, एक उस समय जो यूरोप है ना, वहां पे एक एम्पायर था जिसे हम लोग बोलते हैं रोमन एम्पायर। कौन था, रोमन एम्पायर। इसको हम लोग वाइजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं। तो इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, यहाँ पर इस रोमन जो एम्पायर है, मतलब यूरोप में मोस्टली कौन डोमिनेंट थे, क्रिश्चियंस लोग। तो यहाँ पे किसकी पॉपुलेशन थी, किसकी, रोमन एम्पायर में क्रिश्चियंस की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, और प्रीस्ट वगैरह इनकी क्या है बुक्स वगैरह मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह थी। टर्क्स लोग आए, इन्होंने क्या है कैप्चर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, जो किसकी कैपिटल थी, रोमन एम्पायर की, मतलब वाइजेंटीन एम्पायर की क्या है कैपिटल थी। मतलब यूरोप में एक जो राज शासन था वाइजेंटीन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर में इसका क्या है शासन था, उसकी एक कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। वो किसने कैप्चर की, टर्क्स ने क्या है कैप्चर की। ओके, इसके बाद क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे राइटर्स थे, जो रोमन एम्पायर है वहां पे कौन कौन से राइटर्स थे, ग्रीक राइटर्स थे, रोमन राइटर्स थे वहां पे थे। तो जैसे ही क्या है कैप्चर किया टर्क्स ने क्या है इस एम्पायर को, तो बहुत से लोग क्या है वहां से भाग गए। कहां से, कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह है यहाँ से क्या है बहुत सारे लोग क्या है भाग गए, और अलग अलग जगह चले गए अपनी क्या है बचाने के लिए, अपनी क्या है लाइफ को
सेव करने के लिए, ठीक है। और जब ये यूरोप में क्या है, बहुत सारे, आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसमें से एक कंट्री थी रोमन। इसके आसपास बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज भी हैं, कहाँ पर, यूरोप में। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर गए, इनका जो वेलकम किया गया, मोस्टली लोग कहाँ पे पहुंचे, इटली में पहुंचे, ठीक है। इटली एक जगह है वहीं पर यूरोप में, तो वहां पर ये पहुंचे, वहां पर इनका वेलकम किया गया। एक जो वहां पे प्रीस्ट थे जॉर्ज, उन्होंने क्या है इनका वेलकम किया। और इसके साथ साथ ये राइटर्स तो गए ही, साथ में जो बुक्स वगैरह थी ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब ऐसी होती हैं, ऐसी बुक जिन्हें हाथों से लिखा गया हो, बुक्स रिटन बाय हैंड आर नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो कई सारी इनको भी लेके गए थे, खुद तो गए ही थे, साथ में बहुत सारी बुक्स को भी लेके गए थे। तो जो नॉलेज थी रोमन एम्पायर, जो क्रिश्चियंस की, वो क्या है यूरोप के बाकी जगह भी पहुंची, किसके साथ, राइटर्स के साथ, ठीक है। इस जब ये वहां पहुंचे, अपने साथ साथ बुक्स भी ले गए थे। तो अब जब बुक्स ले गए थे तो वहां के लोगों ने क्या है इनको पढ़ा। जब इनको पढ़ा तो उनको प्राप्ति हुई कि अच्छा ऐसा है, ये लोग गलत तरीके से हमारे ऊपर क्या है शासन कर रहे हैं, गलत तरीके से हम लोग को क्या है बता रहे हैं कि ऐसा भी है, यहाँ पर हमारी बुक्स में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं था। तो जब लोगों को इन सब के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और यहीं से क्या है रेनेसां की क्या है स्टार्टिंग हुई, ठीक है। तो पहले आपसे कोई कॉज पूछे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेनेसां, तो आप बोलेंगे फर्स्ट नंबर द कॉज इज द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द टर्क्स, ओके। फिर इसके बाद क्या है, बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ क्लासिकल राइटिंग्स लिखी गई लोगों के द्वारा, जिसको क्या है इंटरेस्ट के साथ इटली के लोगों ने पढ़ा, अदर यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने पढ़ा, और उन्होंने जाना अच्छा ये है और ये करेक्ट है। यहीं से क्या है हम लोग इसकी स्टार्टिंग मान सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो कॉज था मैं बता चुकी हूं आपको, वो था क्या, डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं। फेडरलिज्म एक ऐसा, देखो सेकंड जो कॉज था वो क्या था, डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो लैंड होता है वो लैंडलॉर्ड को क्या है डिवाइड कर दिया जाता है, और लैंडलॉर्ड तो इस पे काम नहीं करते हैं, लेकिन अपने अंडर क्या है कई सारे पीजेंट्स को रखते हैं, और पीजेंट से क्या है कई सारा वर्क करवाते हैं। मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और इनसे क्या है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को क्या है ये प्राप्त करना चाहते हैं। कौन, लैंडलॉर्ड। ऐसी जो प्रथा थी या फिर जो ऐसा जो सिस्टम था उसे हम लोग कहते थे फेडरलिज्म, ओके। तो इन्होंने क्या है कई सारा एक्सपोज किया, ठीक है, एक्सप्लॉइट किया कई सारे किसको, पीजेंट्स को, और ये पूरी प्रोसेस कहलाई क्या, फेडरलिज्म। लेकिन एक टाइम आया कि ये क्या है डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि इस जो फेडरलिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या फिर इसकी क्या है नेगेटिव चीज कह सकते थे कि इसमें कोई फ्रीडम नहीं थी। देयर वॉज नो फ्रीडम, ओके, नो इक्वालिटी, नो राइट्स, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, फ्रीडम भी नहीं था इन लोगों के लिए, कोई इक्वालिटी नहीं थी, ये लोग सुपीरियर थे, ये इंफीरियर थे, ये रिच थे, ये पुअर लोग थे, इनके पास कोई राइट्स भी नहीं थे, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या है, लेकिन कोई सा भी सिस्टम है अगर उसके अंदर फॉल्ट है तो लोगों में अवेयरनेस आएगी, कैसे भी ना कैसे तरीके से कुछ जो अवेकनिंग्स आएंगी सोसाइटी में, और उस सिस्टम को क्या है वो कोलैप्स कर देंगी। तो फेडरलिज्म भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं था। 13th एंड 14th सेंचुरी में क्या है इसका डिक्लाइनेशन शुरू हुआ, और इससे क्या है लोगों के बीच में फिर क्या है जब डिक्लाइन होने लगा तब उन्हें क्या है उनके अंदर थिंकिंग की कैपेसिटी डेवलप होने लगी, वो सोचने लगे, ठीक है, वो क्या है समझने लगे चीजों को। अभी तक तो वो कुछ समझते ही नहीं थे, वो क्या है इनके अंडर में काम करते थे, किसके, लैंडलॉर्ड के। लैंडलॉर्ड जो कहेंगे वो काम कर देंगे, उसके बाद उनको कुछ समझना और सोचना नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर इतना बर्डन था, इतना एक्सप्लॉइटेशन था कि वो क्या है अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को या फिर समझ ही नहीं पा रहे थे। ये सिस्टम यहाँ पर क्या है एकदम नेगेटिव है, एकदम एक्सप्लॉइटेबल है। लेकिन जब ये धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगा, कुछ लोगों को, कुछ इन्हीं के अंदर, कुछ जो पीजेंट्स होंगे उनके अंदर अवेकनिंग आई, कुछ बाहर के राइटर्स की बुक्स वगैरह उन्होंने पढ़ ली,
जिससे कि कुछ लोगों ने इनको समझाया, या फिर कुछ इनमें से ही लैंडलॉर्ड कुछ अच्छे निकले होंगे आगे जाके, जो कम एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे या इनका सपोर्ट कर रहे होंगे। इस तरीके से क्या है, धीमे धीमे डिक्लाइन हुआ। तो लोगों के अंदर क्या डेवलप हुई, हैबिट ऑफ थिंकिंग, वो सोचने लगे। क्योंकि जब लैंडलॉर्ड के बाद जो फेडरलिज्म जो स्टेट थी, या फिर जो वो सिचुएशन थी या फिर प्रोसेस थी, उसमें क्या है, लैंडलॉर्ड आपस में ही लड़ते रहते थे। किसके लिए, लैंड के लिए। टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर लैंड, टू बिकम मोर एंड मोर रिच, टू एक्सप्लॉइट मोर एंड मोर देयर पीजेंट्स। तो इस एक्सप्लॉइटेशन में क्या है, वो खुद का तो लॉस कर ही रहे थे, साथ में इन पीजेंट्स की तो बिल्कुल दुर्दशा ही थी। तो इस सिस्टम में क्या है, एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे, तो ना तो खुद ही सोच पाते थे और ना ही वो सोच पाते थे। जैसे डिक्लाइन हुआ तो क्या है, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हुई, पीस आया, क्योंकि जब शांति होगी तभी आप सोच पाओगे, है ना। तो पीस आया, गुड ऑर्डर मेंटेन होने लगा, और यहीं से क्या है, लोगों के बीच में क्या है, फिर अवेकनिंग आई, न्यू लर्निंग स्टार्ट हुई, और फिर यहीं से आप कह सकते हो रेनेसां की क्या है, स्टार्टिंग हुई। इसके साथ साथ एक और तीसरा रीजन कहा जा सकता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है न्यू ट्रेड्स रूट बिटवीन यूरोप एंड द ईस्ट। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। सो थर्ड रीजन यहाँ पे आता है, वो आता है न्यू ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड द ईस्ट। क्या, ट्रेड रूट्स। मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे क्या है, रोमन एम्पायर था, बाइजेंटीन एम्पायर था, वहां पर किसने इन्वेट किया था, टर्क्स ने इन्वेट किया था, और टर्क्स ने क्या है, उसको कैप्चर कर लिया था। इस तरीके से लोग फिर भागे वहां से, और अदर यूरोपियन कंट्रीज में क्या उन्होंने स्टेब्लिश हुए। इसके साथ साथ ये तो इन्होंने काम कर ही दिया था, कैप्चर कर लिया, साथ में क्या है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। कहां पर, ईस्ट की साइड में, मेडिटेरियन सी के आसपास ईस्ट की साइड में क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स भी होता था। तो ये इनकी टर्क्स के कैप्चर की वजह से क्या है ना, ये ट्रेड एंड कॉमर्स भी क्या है, हैम्पर हो रहा था, मतलब रुका हुआ था। ये लोग क्या है, कैप्चर तो करके बैठे हुए थे, साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स भी नहीं करने दे रहे थे। अब ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होगा तो इकोनॉमी को कैसे काम चलेगा, है ना, बूस्ट कैसे होगी, रेवेन्यू कैसे आएगा, लाइफ सस्टेन कैसे होगी। तो कई सारे इश्यूज आ रहे थे फिर। तो क्या है, इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या है, यूरोप की अदर कंट्रीज ने क्या है, न्यू ट्रेड रूट को क्या है, डेवलप किया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, यूरोप है, और यहाँ पे यूरोप से क्या है, अपना ट्रेड होता था कहाँ पे, ईस्ट की साइड में। अब यहाँ पर मान लो टर्क्स ने क्या है, कैप्चर कर लिया, तो क्या है, ये लोग हैम्पर कर रहे थे ट्रेड एंड कॉमर्स को, और क्या है, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स करने नहीं दे रहे थे। इन लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि ये तो क्या है, इसके अपोजिट साइड थे। तो फिर क्या है, मान लो ये देश इधर है, इसने क्या है, नया इन्वेंशन किया, और इस तरीके से यहाँ पर नए रूट निकाले, जिससे कि हमारा क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, हैम्पर नहीं हो, रुके नहीं। इसी केसेस में आपने सुना होगा एक नाम, एक थे वास्को डी गामा। कौन थे, वास्को डे गामा। ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल प्ले है, बहुत इनको माना जाता है, बहुत इनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत एसेंशियली जरूरत हुई है। क्योंकि वास्को डे गामा क्या है, एक यूरोपियन जो थे पर्सन थे, इन्होंने क्या है, इनको दिया गया काम कि आप एक न्यू रूट को डेवलप कीजिए, न्यू रूट को खोजिए, जिससे कि अपना ट्रेड एंड कॉमर्स कर सके। ठीक, तो फिर ये क्या है, कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचे। मान लो ये अफ्रीका है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर क्या है, अपना यहाँ से इंडिया हो जाता है स्टार्ट। ठीक, तो यहाँ पर कि कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचे, फिर इधर से ये कलीकट पे पहुंचे, केरला, और फिर इस तरीके से यहाँ से जेमोरिन एक शासक थे, उनसे मिले, और इस तरीके से डिस्कवरी की इन्होंने, किसकी, इंडिया की, और एक नया रूट डेवलप किया। यहाँ से यूरोप है पूरा, इस तरीके से यहाँ से पूरा, यहाँ से डेवलपमेंट किया किसका, न्यू रूट का, जिससे कि इनका ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, डेवलप होता रहे, वो क्या है, रुके नहीं। ओके, इसके साथ साथ और भी लोगों ने क्या है, डेवलपमेंट किए नए नए रूट्स, जैसे कि फर्डिनांड मैगेलन, ठीक, और अमेरिका की भी ऐसे ही क्या है, डिस्कवरी हुई। ऐसे ही क्या है, लोगों ने नए नए रूट्स खोजे, जिससे कि यूरोप का जो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, उस पर कोई गलत इम्पैक्ट नहीं आया, और यहीं से क्या है, लोगों की क्या है, कनेक्टिविटी हुई।
अभी तक सिर्फ क्या है, यहाँ तक लोग, ये लोग क्या है, इस एरिया तक क्या है अपना वो एम्पायर था इनका, ठीक है। लेकिन क्या है, नए रूट डेवलप करने के बाद क्या है, ये लोग यहाँ से कनेक्टिविटी हुई, यहाँ से लोगों का कांटेक्ट हुआ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और फिर क्या है, न्यू न्यू क्या है थॉट्स अराइज हुए। उन्होंने देखा कि ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी फ्रीडम है, उनमें काफ़ी इक्वालिटी है, वो अपनी बात रख सकती है, पॉइंट ऑफ व्यू, उन्हें क्या है रोका नहीं जाता है। तो ऐसे जो नए नए थॉट्स हैं वो यूरोप में भी आए, और फिर लोगों के थिंकिंग थॉट्स डेवलप हुए, उन्होंने समझा अच्छा ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इसको अपोज करना चाहिए, और यहीं से रेनेसां का ये भी एक बड़ा कॉज कहा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इसका एक और कॉज की जिससे कि रेनेसां का क्या है डेवलपमेंट हुआ, रेनेसां की स्टार्टिंग हुई, वो होता है ह्यूमैनिज्म। अब हम देखेंगे ह्यूमैनिज्म क्या है। ओके, अब जो फोर्थ कॉज है ना जिससे क्या है रेनेसां की क्या स्टार्टिंग मानी जा सकती है, वो क्या है, ह्यूमैनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिज्म, मानवता, ठीक है। अभी तक मैंने बताया आपको मेडाइवल एज में क्या है लोग किसका डोमिनेंस था, रिलीजियस थॉट्स का क्या है डोमिनेंस था। जो भी क्या है वो लोग कहेंगे, मतलब रिलीजन का क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था क्या है इंसान की लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में। जो भी रिलीजन द्वारा कह दिया जाता था वो क्या है फाइनल हो जाता था। ओके, एवरीथिंग हर चीज was subjected to religion in the case of medieval age, in the case of before Renaissance। लेकिन क्या है फिर लोगों के में दिमाग आया, बहुत सारे स्कॉलर्स आए जो थोड़े पढ़े लिखे थे, इन्होंने कई सारी बुक्स की उन्होंने क्या है पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने जो नेगेटिव थॉट्स है या फिर जो एक्सप्लॉइटेबल थॉट्स रिलीजन के वो उन्होंने क्या उसको डिस्कार्ड किया, ठीक है। उन्होंने क्या है ह्यूमन को इम्पोर्टेंट माना, किसको माना, ह्यूमन को इम्पोर्टेंट माना। उन्होंने कहा ह्यूमंस आर इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन की वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन का फ्रीडम आर इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन इक्वालिटी आर इम्पॉर्टेंट। ऑल टुगेदर स्पिरिट आई एक कि ह्यूमैनिज्म की क्या है एक भावना आएगी, ह्यूमैनिज्म एक डेवलप हुई कि नॉट रिलीजन आर नॉट इम्पॉर्टेंट, humans, we the human who are following the religion, not the religion are following the human, that's why humans are important। और एक spirit आई ह्यूमैनिज्म की जिसने भी क्या है रिलीजियस थॉट्स को क्या है डिक्लाइन किया, डिस्कार्ड किया, और लोगों के बीच में क्या है अवेकनिंग आई, और रेनेसां की क्या है स्टार्टिंग हुई। ओके, इसके साथ साथ क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और कॉज माना जाता है रेनेसां का, वो है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। क्या, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। पहले क्या होता था ना कि बुक्स वगैरह किससे लिखते थे, हाथ से लिखते थे, हैंड से लिखते थे। अब आपको सोचिए अगर हाथ से आप कोई चीज बना रहे हो और उसी चीज को अगर आप कोई लोग मशीन से बना रहे हैं तो कौन सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली है हैंड वाला ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप पूरी एक किताब हाथ से लिखते हैं और उसी किताब को, उसी जो किताब का जो कंटेंट है उसे मशीन से लिखा जाता है, तो आप 1 घंटे में लिख पाएंगे 10 पेज मैक्सिमम ऑफ, ओके, और मशीन 1 घंटे के अंदर आपको 10 किताबें टाइप करके दे देगी। सो दिस विल बी बेनिफिट ऑफ हैविंग मशीन्स, है ना। तो जब क्या है पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का क्या है इन्वेंशन हुआ, तो क्या है कई सारी बुक्स लिखी गई, फिर कई सारी बुक्स छापी गई, कई सारी बुक्स को क्या है प्रिंट किया गया। बाइबल्स, जो बाइबल है ना होली बाइबल, जो ओरिजिनल क्रिश्चियंस की बुक थी बाइबल, और इसके साथ साथ और भी रिलीजियस बुक क्या है छापी गई, लोगों को क्या है सस्ती पड़ी, क्योंकि अब कोई किताब आप हाथ से लिखोगे और उस किताब को लिखने में आपको 100 दिन लग रहे हैं, 100 डेज आपको एक बुक को लिखने में लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली है आप उसको 1000 रुपए की बेचना चाहेंगे जिससे कि बेनिफिट हो। लेकिन आप कोई एक बुक क्या है टाइप कर रहे हैं और आपको 100 किताबों को टाइप करने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लग रहे हैं, 2 डेज, तो आप वही किताब को 200 रुपीज में बेच देंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें 100 दिन में आपने एक ही किताब लिख पाई और यहाँ पे क्या है 2 दिन में आपने 1000 किताबों को टाइप कर दिया है, तो क्या है सस्ती होगी वो ऑब्वियसली। इससे क्या है सस्ती हुई, लोगों के क्या है अफोर्डेबल हुई, लोगों ने खरीदा, फिर लोगों ने क्या है खरीदा रखने के लिए तो ना खरीदा होगा, खरीदा, उसको पढ़ा, उनके थॉट्स को जाना, अच्छा दिस इज द रीजन कि ऐसा है। हमारे बाइबल में जो ये कहते हैं प्रीस्ट वगैरह ये नहीं है, ये जो कह रहे हैं दे आर सेइंग फॉर देयर ओन बेनिफिट,
Bible is saying for everyone benefit, but priest and father are only want that they should be progressed, that their values should be there, their dominance should be established. So क्या है, जाना कि अच्छा something is wrong और everything is wrong, और यहाँ से क्या है उनके थॉट्स में क्या है चेंज प्रोसेस स्टार्ट हुआ और अपना रेनेसा की स्टार्टिंग हुई. सो दीज ऑल आर द मेन कॉजेज ऑफ रेनेसा स्टूडेंट्स. आई होप आपको समझ में आए होंगे कॉजेज ऑफ रेनेसा. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस what are the impacts of Renaissance on the basis of, mainly we discuss on the impact on literature. First point, then another we discuss on impact of art, impact on science, architecture and sculpture, and what are the effects or consequences of Renaissance. So these all will be discussed on the further topics or further parts. इसमें इतना ही. एंड प्लीज़ आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बटन ही तो दबाना है आपको. ओके, दैट्स ऑल इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.